तो उसमें अभी जो रिसेंटली हुआ तो यही बात हुई थी हम लोगों की कि कुछ चीज़ों का योगदान फील्ड में नहीं है। जैसे अब आप कानपुर शहर में हैं तो यहाँ पे आपको म्यूज़ियम्स के बारे में एज सच विज़िट नहीं हो पाता है क्योंकि कोई उसका है नहीं। तो हमारा सुझाव हमने उनको ये दिया है कि कुछ ऐसा करिए कि डिफरेंट सिटीज़ में जा कर के जो कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप एक टाइम शेड्यूल बनाइए जिसमें कि आपका क्या कलेक्शन है। फॉर एवरी स्कॉलर इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो दिल्ली जा कर के उनको देखे, है ना। तो हमारा ये सुझाव था कि भाई आप उसको एक बड़ा अच्छा सा प्रेजेंटेशन तैयार करिए, किसी व्यक्ति को असाइन करा दीजिए कि फलां यूनिवर्सिटी में इतने से इतने दिनों में आपको वहाँ पर ये प्रेजेंटेशन देना है। तो मुझे लगता है ये फिजिबल काफ़ी बच्चों के लिए हो जाएगा कि वो इंटरेक्ट कर पाएंगे कि म्यूज़ियम से क्या उनको सीखने को मिल रहा है। दूसरा, अब हम इसमें एनजीएमए का तो कंट्रीब्यूशन यही है और यहाँ पे 15,000 के करीब रेयर पेंटिंग्स हैं जिनमें से आर्टिस्ट जो हैं आपने पढ़े होंगे बुकों में, उनके वर्क हैं, ओरिजिनल वर्क्स हैं। उनमें से कुछ आर्टिस्ट हैं, नंदलाल बोस हैं, जैमिनी रॉय हैं और क्या कहते हैं अमृता शेरगिल जी हैं। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, स्कल्प्टर्स हैं जिनके वर्क यहाँ पर हैं। मेनली यहाँ पर एक हर म्यूज़ियम में कुछ पार्ट्स में परचेजिंग कॉर्नर भी होता है। परचेजिंग सेंटर का मतलब या कॉर्नर का मतलब ये हो गया कि अब मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, लेमैन हूँ, ठीक, मैं म्यूज़ियम विज़िट करने गई और सपोज़ मुझे अमृता शेरगिल की कोई पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन वो तो करोड़ों की है, आज की डेट में उसका मूल्य करोड़ों का है। तो मैं उस पेंटिंग को तो खरीद नहीं सकती हूँ और वो मिलेगी भी नहीं क्योंकि वो सुरक्षित संग्रह में है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो अब लेकिन मेरी इच्छा बहुत है कि मैं इस पेंटिंग को खरीदूं और अपने घर में डिस्प्ले में लगाऊं, मतलब मैं देखूं उसको। तो ये परचेजिंग सेंटर कॉर्नर जो बनाया गया, इसका उद्देश्य भी ये है जन साधारण को कला के प्रति जागरूक करना, उसकी रुचि उत्पन्न करना। उत्पन्न करा, अब मेरी रुचि उत्पन्न हो गई किसी पेंटिंग के लिए, मैं उसको चाहती हूँ, मैं खरीद नहीं सकती बिकॉज ऑफ दैट मूल या संग्रह है वो, तो मुझे वो परचेजिंग सेंटर में जा करके यदि मैं उनको पूछती हूँ कि क्या आपके पास अमृता शेरगिल की कोई पेंटिंग्स हैं, तो वो रिप्रोडक्शंस होते हैं, आपने सुने होंगे बड़े बड़े रिप्रोडक्शंस होते हैं। वो रिप्रोडक्शंस का कॉस्ट बहुत सारा नहीं होता है, बहुत महंगी नहीं होती हैं। वो उन्होंने मैक्सिमम आर्टिस्ट के रिप्रोडक्शंस बना के रखे हैं, चाहे वो ओल्ड मास्टर्स हों एक्सक्यूज मी, चाहे वो बहुत पुराने ओल्ड मास्टर्स हों या कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट भी हों। एनजीएमए म्यूज़ियम में और गैलरी ये दोनों ही काम रोल प्ले करता है। कैसे? गैलरी क्यों कह रही हूँ इसको मैं, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी उनका अपना एक टाइम शेड्यूल, एक शेड्यूल होता है, प्रोग्राम शेड्यूल होता है जिसमें वो मतलब अनाउंसमेंट कर देते हैं, पहले से बता देते हैं, चॉकआउट करते हैं कि हम इतनी से इतनी डेट के लिए इंडियन मास्टर पेंटर्स का एग्जिबिट करेंगे अपना कलेक्शन। तो जैसे मैंने बताया अमृता शेरगिल हो गए, नंदलाल बोस हो गए, या आपके जैमिनी रॉय हो गए, या और भी जितने भी हैं, राम किंकर बैज जी का जो कलेक्शन होगा, इन सब के वो डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक, उस वक्त आप जब जाएंगे तो आपको ओरिजिनल वर्क एक साथ मिल गए, क्योंकि कभी कभी इनके डिस्प्ले में कुछ वर्क सामने होते और कुछ इनके कलेक्शन में अंदर होते, क्योंकि इतनी स्पेस तो है नहीं, तो ये चेंजेबल होता है हर बार। अब आपने इनसे बोला और रिप्रोडक्शन आपको मिल गए। प्रेजेंट कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट का भी बहुत वास्ट कलेक्शन इनके पास है और हर विधा का है, किसी एक का नहीं, हर विधा का। आप प्रिंट मेकिंग से हैं, आपको पता है जितने भी हमारे प्रिंट मेकर्स हुए आज की डेट में, अनुपम सूद जी हैं, आपके रिने धूमाल हैं, ये सारे जितने भी हैं, आपके लक्ष्मा गौड़ जी हैं, दीपक बैनर्जी हैं, हम लोग सब लोग मतलब काफ़ी नामों को जानते हैं।
और कृष्णा रेड्डी जी हैं, तो इन सब के सारे प्रिंट्स, आपके स्कल्प्टर्स के बहुत सारे प्रिंट्स यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं, पेंटिंग सुरक्षित रहती हैं। ये कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट की बात कह रही हूँ। अब ये कलेक्शन करते हैं। जैसे एक समय था जब अमृता शेरगिल जी का मान लीजिए डेथ हो गई, तो ऑब्वियसली उनकी पेंटिंग्स हैं, तो इनको अधिकृत गवर्नमेंट ने कर लिया। लेकिन हमारे और आपका जो इस समय का मतलब कॉन्टेम्प्रेरी टाइम पीरियड है, तो हमारे उसमें एक फैसिलिटी इसने म्यूज़ियम ने या गैलरी ने, मॉडर्न आर्ट गैलरी ने ये किया कि वो 2 साल में, 3 साल में या हर साल में, पहले तो हर साल था इनका, परचेजिंग ओपन करता था। परचेज ओपन किया, उसमें एक कॉल होती थी कि आप अपना वर्क भेजिए मॉडर्न आर्ट गैलरी में। यदि उनका पैनल, जूरी होती थी, and that jury member will be from south also, north also, east also, from anywhere in the India, ठीक। वो पैनल आर्टिस्ट का आता था, वो पूरे डिस्प्ले वर्क जितने कलेक्ट हुए, मतलब जितनों ने पार्टिसिपेट के लिए भेजा वहाँ पे, तो वहाँ पर डिस्प्ले कर दिया जाता था। और जो जो वर्क उनको समझ में आता था कि कुछ डिफरेंट है, वो वर्क वो बाकायदा अलग हटा करके उस आर्टिस्ट को बोलते थे, लेटर इशू करते थे कि वी आर गोइंग टू परचेज योर वर्क। नाउ इफ़ यू एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, रेट कोट करिए कितना है, तो हम लोग अपना रेट कोट करते थे और बाकायदा उनको अगर सूट करता है या निगोशिएट करते हैं तो वो निगोशिएट कर देंगे, नहीं तो आपका वर्क उनके संग्रह में पहुंच गया। और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा गर्वान्वित महसूस करती हूँ स्वयं में कि मेरा 2 बार NGMA में सिलेक्शन है, मेरे 3 प्रिंट वहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो मतलब इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग, बहुत बड़ी चीज़ है कि शायद भविष्य में कभी 100 साल बाद कभी जब हम ना भी होंगे और वो ग्राफिक का प्रदर्शन करेंगे, तो शायद मेरा कंट्रीब्यूशन वहाँ पे, हाँ बहुत बढ़िया काम है। एग्जैक्टली उस फील्ड के साथ सुनील जी ने जो बात अभी कही, आप जब कहीं भी, लेकिन सुनील एक यहाँ कलेक्शन करना चाहूँगी, मोस्टली जो आर्टिस्ट होगा, जैसे आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, सभी जो भी वहाँ जा रहे हैं या कलात्मक अभिरुचि रखता है व्यक्ति, वही म्यूजियम जाएगा। आम भाषा वाले लोग नहीं जा सकते। थोड़ी रुचि जहाँ होगी कि हाँ यार पुराना क्या होता था, चलो देखते हैं, तो आप तो खैर कला हैं, कला से रिलेटेड हैं, मतलब एक कलाकार हैं, तो हाँ मुझे लगता है आप गैलरी में या म्यूजियम में जब एंटर करते हैं तो आपके वैसे ही एक गूज़बम्स आ जाते हैं, जो आपने कहा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप उस कलाकार की पेंटिंग को देख के उससे अटैच्ड हो जाते हैं। प्रभावित के साथ साथ नहीं, प्रभावित समथिंग इज इन्फ्लुएंस्ड, यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड। वी व्हाट आई वांट टू से, जैसे मैं कवि नहीं हूँ, समझिएगा, परफॉर्मिंग आर्ट्स इज वेरी को रिलेटेड सब्जेक्ट, कि मैं एक कलाकार हूँ, मेरा क्या काम है, मैं मतलब पेंटिंग करती हूँ, आई एम नॉट राइटर। पर जब कोई कवि कोई वैसी बात कर रहा है और वो मेरे अंतर मन को छू रही है, तो मेरा मन एकदम उससे एसोसिएट हो जाता है, होता है ना। जरूरी नहीं कि मैं जिससे एसोसिएट हो रही हूँ आप भी हो जाएं, आप भी हो जाए, पर हाँ हम में से हर एक कोई ना कोई कवि से एसोसिएट तुरंत हो जाएगा अगर कविता पाठ हो रहा है, ठीक। तो वही चीज़ है, आप अंदर एंटर करते हैं और म्यूजियम का जो लाइट एंड इफेक्ट है, जो उनका रखने का तरीका है, बहुत कुछ वो क्रिएट कर देते हैं उन अवशेषों को उस समय के हिसाब से। और जब आप एसोसिएट करते हैं तो आपको लगता है यार हम उसी सभ्यता में पहुंच गए। या आपने कोई पेंटिंग देखी तो आपको लगता है यार अमृता प्रीतम ने उस समय, ये अमृता शेरगिल ने जब किया तो भाई ये इस समय का भारत ऐसा था, यू फील लाइक दैट, आप उससे तुरंत संबंधित हो जाते हैं और आपको वाकई वो संवेदनाएं जागृत हो जाएंगी द मोमेंट, जिस क्षण आप उस पेंटिंग से संबंध स्थापित कर देते हैं। एक अच्छा कलाकार किसी अच्छी कृति को देख करके तुरंत संबंध क्रिएट कर लेता है। संबंध क्रिएट करने का मतलब एसोसिएट होना, ये नहीं कि वो कलाकार आपको समझा रहा हो, आप तुरंत समझते हैं। आप देखिए जब इसीलिए कहा जाता है कि जो ओरिजिनल वर्क होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट होता है। और आप जो बुक्स में देखते हैं वो एकदम आपको फ्लैट दिखता है,
ये चीज़ का अनुभव मेरे से साझा किया था मेरी फ्रेंड ने। वो जब हॉलैंड गई तो हमारे यहाँ का कुछ ऐसा दुर्भाग्य है, केवल शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ जी का पूरा जो है घर, उसको एक म्यूज़ियम टर्न किया गया, उन्होंने सुरक्षित भी किया है। अगर आप कभी आपको मौका मिले तो आप जाइए वहाँ पे, आपने देखा होगा, तो उनके तो उसमें आप महसूस कर पाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ भारत में इतने अच्छे अच्छे कलाकार हुए, नामी गिरामी कलाकार हुए, पर कुछ ऐसा रहा कि हमारी सरकार कह लीजिए या कुछ मतलब इतनी संवेदनशील नहीं रही कि उनके घरों को, एक छोटे से पार्ट को ही उनका प्राइवेट म्यूज़ियम टाइप का बना के उसको संरक्षित करे। मेरा अपना मानना है, नहीं किया है ना। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में दे आर वेरी कॉन्शियस, खासतौर से यूरोपियन वगैरह तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। तो मेरी फ्रेंड जब हॉलैंड गई, उसने बताया कि रेम्ब्रांट के घर को, बाकायदा रेम्ब्रांट के घर को म्यूज़ियम टर्न कर दिया गया है। और रेम्ब्रांट जिस तरह के पोर्ट्रेट्स, जिन कॉस्ट्यूम्स को पहन के, ही इज़ अ वेरी फेमस फॉर सेल्फ पोर्ट्रेट्स, है ना, स्वयं की छवि निर्माण के लिए बहुत फेमस हैं। तो उन्होंने जिस तरह के छवि निर्माण में कॉस्ट्यूम्स पहने हैं, वो सब अपने कॉस्ट्यूम्स ही पहन के करते थे। तो और हर एज के उनके तो हैं, आपने पढ़ा भी होगा कालक्रम उनका, पहले यंग टाइम के, फिर थोड़े बुढ़े के, फिर उसके बाद जब बहुत ओल्ड एज के थे वो भी पोर्ट्रेट किए हैं। तो वो जो कॉस्ट्यूम्स हैं, उन कॉस्ट्यूम्स तक को प्रिजर्व किया गया है उस घर में। जो हैट्स लगी हैं, मेरी फ्रेंड का वहीं से फ़ोन आया व्हेन शी विजिटेड दैट म्यूज़ियम, क्योंकि उसे पता है मैं रेम्ब्रांट को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मास्टर एचर है तो ऑब्वियसली मुझे पसंद है। तो उसने वहीं से मुझे कॉल करके बोली तुम होती तो यहाँ पागल हो जाती। रीज़न है कि उनकी जो हैट में फ़र लगा हुआ है, दैट फर इज लुकिंग लाइक अभी का ताज़ा फर है वो, मतलब इतना क्यूरेट करते हैं वो लोग, इतना संग्रहित करते हैं चीज़ों को। प्लस उसने एक और अच्छी चीज़ बताई कि जो उनकी कॉपर की प्लेट्स हैं, ड्राई पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है रेम्ब्रांट, तो उन्होंने जो ड्राई पॉइंट्स के प्लेट्स रखे हैं उसमें गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ प्रोविज़न किया है कि यू विल गेट अ पेपर ऑल्सो देयर ओनली, प्रिंटिंग पेपर, और उनकी प्लेट्स रखी हुई हैं। अब सपोज आप उनका सब देखते हैं और आपको उनका सेल्फ पोर्ट्रेट का या किसी भी उसका पुल करना है प्रिंट, तो उसका टिकट है, मतलब यू हैव टू पे फॉर दैट, कुछ चार्जेस हैं, आप उसको पे करिए कि सर मुझे ये वाली प्लेट का प्रिंट लेना है। डिफरेंस क्या होगा, प्रिंट तो वो ब्लॉक प्रिंट, मतलब उस ब्लॉक का ओरिजिनल प्रिंट हुआ, बट देयर इज नॉट अ साइन ऑफ रेम्ब्रांट, ठीक है वो, लेकिन आपको फीलिंग। और मेरी फ्रेंड ने किया तो कह रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही रेम्ब्रांट हूँ और मैं ही उस प्रिंट को निकाल रही हूँ। फेल्ट वही है, ब्रशेस वही हैं, वैसे ही रखी हुई है, मतलब शी सेड कि मार्वलस। तो देखिए बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे हेरिटेज को समृद्ध बनाने का काम, जो हम कहते हैं ना कि सांस्कृतिक विभाग, मतलब जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, उसको इनरिच करने के लिए गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा एफर्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे के कितने ही ऐसे मास्टर्स हैं जिन्होंने योगदान बहुत सीवियर तरीके से किया है, मतलब बहुत वृहद रूप से काम किए हैं। तो म्यूज़ियम्स में तो उनके लिमिटेड वर्क हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल अभी दूं आपको जान के शॉकिंग लगेगा। रिनी मैम मेरी मैम रह चुकी थी, रिनी धुमाल ने मतलब थाउजेंड्स ऑफ तो लिनो प्रिंट किए थे, थाउजेंड्स। और क्या कहते हैं, लिनो इसलिए क्योंकि उनको बहुत मज़े से पेंटिंग की तरह का इफ़ेक्ट निकालना अच्छा होता था, कलर्ड लिनो। और क्या कहते हैं, फिर उन्होंने पेंटिंग्स बहुत की, मतलब कुल मिला के वो सेरेमिक का वर्क भी की। अभी ओल्ड एज में आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने स्कल्पचर्स किए, सेरेमिक स्कल्पचर्स किए। और मतलब अभी डेथ हुई है उनकी इसमें अभी क्या चल रहा है, नवंबर, तो अगस्त सितंबर में हुई है, 9 सितंबर को हुई है मैम की डेथ। और मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, बात हुई उनसे मेरी, और फिर बाद में पता चला कि उनको एस्थमेटिक थी वो, तो उनको अटैक पड़ गया था। तो मुझे लगता है अब रिनी मैम का इतना वास्ट कलेक्शन है, इतना कलेक्शन है, तो कुछ पार्ट तो चलिए किसी किसी गैलरीज में संरक्षित हो गया, लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं आई थिंक इट शुड बी टेकन सम केयर।
कुछ केयर होनी चाहिए, उसको प्रिजर्व करें या कैसे भी, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत काम की भी हो सकती है, वो देखे समझे। तो म्यूज़ियम बेसिकली इस पर्पज़ से हैं। तो इस उसमें अगर हम देखें तो एनजीएमए का बहुत बड़ा योगदान है, और आप ज़रूर विज़िट करिए, वहाँ पर आपको बहुत प्राचीन समय के जो चीज़ें मिलेंगी, साथ ही साथ समकालीन कलाकारों की ओरिजिनल वर्क आपको एक साथ देखने में मिलेगा, रिप्रोडक्शंस मिलते हैं, बुक्स मिल जाती हैं। एज ए रिसर्च स्कॉलर आपका वो बाकायदा कुछ एक उसमें एंट्री का कुछ बना देते हैं, कार्ड सिस्टम या कुछ भी, तो आप जा सकते हैं उस टाइम पीरियड में, उनके लाइब्रेरी के एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं उनके पास जिनको कि आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होंगी रेफरेंस देने के लिए या प्रीफेस बनाने के लिए। सेकेंडली क्या है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो एग्जीबिशन ये ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें भी इनके कैटलॉग्स भी निकलते हैं। तो कैटलॉग्स का भी एक सिस्टम है, अगर आप उस एग्जीबिशन में विज़िट करते हैं तो आपको ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन अगर आप बाद में भी उनसे मांगते हैं तो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई मुझे इस पर्पज़ से चाहिए। तो वो बाकायदा उस सब्जेक्ट पे आधारित अगर उन्होंने कोई भी एग्जीबिशन शुरू से लेके अभी तक की है तो उसके कैटलॉग्स या तो आपको फ़ोटोकॉपी करके प्रोवाइड कर देंगे, या आपको अगर उनके पास बहुत सारे हैं, पेड सिस्टम में है, पेड का मतलब कुछ भुगतान करके अगर है तो वो आपको ईजिली मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से आप कोशिश ज़रूर करिएगा नेशनल म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट गैलरी को देखने का, गैलरी प्लस म्यूज़ियम को, ठीक है। एक तो ये है, और ये 3 हैं इंडिया में, इसके 3 जगह पे है, एक बॉम्बे हो गया, और एक आपका दिल्ली हो गया, और एक बेंगलुरु में हो गया, ठीक है। ये 3 इसीलिए बनाए गए हैं। अभी ये सुनने में आया जो इस बार की जूम मीटिंग आई है तो उसमें इन्होंने बोला तो है कि हम और भी जगह इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि अब नेचुरली यहाँ का व्यक्ति या तो दिल्ली जाए या बेंगलुरु जाए और या फिर आपका बॉम्बे जाए, तो मुश्किल होता है। तो अभी ये कुछ जब बात हुई थी रिसेंटली हमारी, क्योंकि लकली मैं जिस टाइम में काम की हूँ फ्रीलांस आर्टिस्ट, तो उस समय काफ़ी इस्टेब्लिश लोग भी मेरे साथ ज्वाइन रहे। इनमें से एक मॉडर्न आर्ट गैलरी के अभी मेंबर हैं, हर्षवर्धन शर्मा जी हैं, तो उनसे काफ़ी बात होती रहती है मेरे। तो जूम मीटिंग में भी यही प्रस्ताव रखा गया। प्लस देखते हैं जो हमने भी सुझाव उसमें दिया कि हर सिटी में कम से कम आप एक प्रेजेंटेशन तो दिलाइए कि आपकी गैलरी में क्या है, मतलब आपके म्यूज़ियम में क्या है। कभी आप ऐसा प्रेजेंटेशन ओरिएंट कराइए हर सिटी में, यूनिवर्सिटी उस सिटी की या किसी एक डिग्री कॉलेज में करा दीजिए कि भाई बाकियों को आप इनवाइट कर सकते हैं। तो कम से कम ये जो अभी के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कम से कम उसको जाने तो, इंटरेस्ट तो क्रिएट हो। मोस्टली लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं हो पाता है, कई बार वो जानते नहीं है कि क्या करना है जाके। तो एक तो ये नेशनल म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट गैलरी एंड म्यूज़ियम है, और एक बंगाल में मतलब कलकत्ता में है जिसका नाम आप लिख सकते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या फिर इंडियन म्यूज़ियम कलकत्ता। ये इंडिया का सबसे पहला म्यूज़ियम था और इसकी स्थापना 1814 में की गई थी। आज के टाइम में ये मिनिस्ट्री के अंडर में है और शायद इसीलिए काफ़ी कुछ उसमें काम भी किया जा रहा है, मतलब काफ़ी कुछ अच्छा होता है क्योंकि मिनिस्ट्री डायरेक्ट टेक ओवर कर रही है, तो रख रखाव और मेंटेनेंस भी प्रॉपर है इसमें। और ये टोटल 6 खंडों में बना है, 6 खंड समझ सकते हैं आप, फ्लोर सिस्टम है इसमें, और ह्यूज कलेक्शन है, इंटरनेशनल लेवल्स की एग्जीबिशन होती हैं, पुरातत्व, प्राणी विज्ञान, भू विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और कई सारी चीज़ों के अलावा यहाँ पर भी प्रोडक्शन, मॉडलिंग, प्रेजेंटेशन, फोटोग्राफी, प्रिजर्वेशन सेक्शंस भी हैं। रिसेंटली ये एक ऐसा म्यूज़ियम है जिसमें डिजिटली इसको इनरिच किया जा रहा है कि देश के या विश्व के किसी भी कोने में बैठ करके यदि आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ईज़िली आप उसको देख सकें। तो डिजिटलाइजेशन इसका किया जा रहा है और यहाँ पे ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं। मैं शायद यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, है अंदर
पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं ना चाहती हूँ कि जैसे कुछ एक डिजिटल मूवमेंट्स के साथ कुछ पेंटर्स के पेंटिंग्स को हाँ किया गया है, तो उसको हम लोग कभी एक बार प्रेजेंट करें तो वो एक अच्छा अनुभव होगा मेरे ख्याल से। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे कुछ कलेक्शन में है मेरे पास, तो देखें तो मज़ा आ सकता है उसमें। तो इन्होंने अभी कुछ अपने सारे जो भी कलेक्शंस हैं उसको उसमें डिजिटल कर रहे हैं, ये कन्वर्ट कर रहे हैं, और शायद ये स्कॉलर्स आप लोग अभी भी देख लीजिएगा, इनकी वेबसाइट को ढूंढ करके उसमें कर सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, मैं अभी जो बात बता रही थी, जैसे एक मेरे पास फिल्म है, सुरक्षित है, विंसेंट वैन गॉग की, हाँ वैन गॉग की पूरे पेंटिंग्स को उन्होंने मोमेंट्स के साथ किया हुआ है। तो वो जैसे स्टेरी नाइट्स है और भी जितनी उनकी हैं पेंटिंग्स को, तो मतलब आपको अच्छा लगेगा। उनका जो लिविंग रूम है, जो रूम का पेंटिंग है, वो सारे डिजिटली उन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर से किए हैं जिसमें आपको फील होता है कि वो चल रहा है। अब जब मैं इनकी बात करती हूँ तो आगे जो म्यूज़ियम्स मैं बताऊँगी विश्व स्तर पे, उनमें कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके कामों को जब आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि हम जब इनके प्रिंटेड वर्क देखते हैं तो हमें वो फील नहीं आता जो सामने देख के आता है। और वाकई वही फ़र्क है कि जैसे मैं ये लेक्चर आपको दे रही हूँ, आप मेरे से सामने आमने पढ़ रहे हैं या बात सुन रहे हैं मेरी, तो शायद ये कन्वर्सेशन एवर लास्टिंग होता है, काफ़ी समय तक आपके मस्तिष्क में टिका रहता है ना। और यही चीज़ अगर मैं आपको थ्रू द यूट्यूब दे दूँ तो याद तो हो जाता है, लेकिन वो बहुत दिनों तक स्टे शायद ना हो पाए। ये एक चीज़ होती है, क्योंकि सामने का अनुभव बहुत बड़ा है। तो ऐसे ही म्यूज़ियम में प्रत्यक्ष चीज़ों के साथ जब आप इंट्रैक्शन करते हैं, आप सब सामने देखते हैं, उनके बारे में डिस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहता है। और आगे के उसमें एक म्यूज़ियम है हम लोगों के पास, इसमें क्या कहते हैं, इलाहाबाद म्यूज़ियम, इलाहाबाद म्यूज़ियम। तो इलाहाबाद म्यूज़ियम में आपको पता ही होगा कि वो चंद्रशेखर आज़ाद जी वाला पार्क है, उसमें इन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया हुआ है बाकायदा। यहाँ पे एक ये ऐसा म्यूज़ियम है जिसमें चित्रण तो मिलते ही मिलते हैं, पेंटिंग्स तो मिलती ही हैं, और साथ ही वेपन्स का भी कलेक्शन है यहाँ पे, शस्त्रों का, पिस्टल्स का भी है, राइफल्स का भी है, जो उस समय यूज़ हुई हैं, स्वतंत्रता के समय में यूज़ हुई हैं, उसको अधिकृत करके, उसको ले करके वहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, पेंटिंग्स के साथ साथ है ये, ठीक है। और इसी इलाहाबाद म्यूज़ियम में जो पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, वो मेनली राजस्थान की हैं। कॉइन्स हैं, किस समय के हैं, कॉइन सिस्टम भी था अपने यहाँ, मुद्रण, तो कॉइन्स कौन कौन से थे वो सारे कॉइन्स का है, स्टोन स्कल्पचर्स है, ये इनके मेन अट्रैक्शन हैं। इस म्यूज़ियम में टोटल 16 दीर्घाएँ हैं, गैलरीज हैं, और इन दीर्घाओं में कई सारे जो आर्टिस्ट हुए हमारे उत्तर प्रदेश के और ख़ास तौर से लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से संबंधित कई ऐसे चित्रकार हैं जिनका ओरिजिनल वर्क है। असित कुमार हल्दर जी, बिष्ट साहब, रणबीर सिंह बिष्ट हैं, हाँ नागर साहब, और हल्दर जी हो गए, नागर साहब हो गए, और अरे मेड़ साहब, इन सभी लोगों के वर्क को, काफ़ी पेंटिंग्स को वहाँ पर संग्रह लिया गया। तो आप कभी जाएंगे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो एटलीस्ट मुझे लगता है जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, LM सेन जी हुए और ये लोग हुए, तो इनके ओरिजिनल वर्क ज़रूर देखिए। मेरा सौभाग्य था कि आर्ट्स कॉलेज में थी मैं, तो कई वर्क हम लोगों ने, श्रीधर महापात्र सर का बहुत सुंदर स्कल्पचर वर्क है, मतलब उन्हीं के पुत्र हुए महापात्र सर, तो आप शायद जानते होंगे। अच्छा, नित्यानंद महापात्र सर आपके टाइम में थे? नहीं रहे होंगे, रघु सर रहे होंगे, रघु सर स्कल्पचर, हाँ। और उनके तो जो मतलब श्रीधर महापात्र सर के मैंने ओरिजिनल स्कल्पचर्स देखे हैं सुनील, आप इमेजिन करेंगे कि शायद उन स्कल्पचर्स की 6 इंच हाइट है, सैंडलवुड में,
और वो कार्विंग आप देख लीजिए, मतलब वाकई में नेल तक उसमें है, एंड यू कैन नॉट इमेजिन कि कितना सुंदर काम है, वो कार्विंग कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर। सर का असित कुमार हल्दर सर के बहुत अच्छे हैं, और आपके LM सेन सर तो बाकायदा प्रिंट मेकिंग के एक तरह से कहना चाहिए फाउंडर मेंबर लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में, एक तरह से बोलना चाहिए कि उन्हीं ने लिनो प्रिंटिंग, वुड प्रिंटिंग उन्होंने स्टार्ट कराई थी। उसके बाद सोचिए जय कृष्ण अग्रवाल जी आए, और जय सर से तो मेरा ग्राफिक का, मेरी एजुकेशन उन्हीं के अंडर में हुई। बाद में हम बड़ौदा गए BFA पूरी कंप्लीट करके। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि ये जो हमारे मास्टर्स हैं, इनका योगदान आपको यदि देखना है उनके कला के, क्योंकि दृश्य कला का बहुत बड़ा योगदान होता है जब आप देख के सीखते हैं कुछ चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से, है ना। ये टेक्नोलॉजी तो आ गई कि आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और आपने उसका बनाया, फिल्म बनाई या यूट्यूब बनाया और डाउनलोड करा दिया, आ रहा है वो भी, मतलब वो ठीक है, आपने देखा और उसी के साथ साथ आप स्ट्रोक्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। पर जो डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, उसका अनुभव एक अलग है। वही अनुभव मैंने महसूस किया था जब मैं एज ए स्टूडेंट थी, और हमारे टाइम में जैसे आप भी शास्त्रीय संगीत सुनिए, ठीक, जो प्योर क्लासिकल होता है, तो जब आप सुनेंगे तो वो जो आलाप लेते हैं, आपको लगेगा क्या ये डिफरेंट तरीके के मुंह बना रहे हैं, बन बन के अजीब से, इनको क्या बीमारी टाइप की हो गई। नहीं, वो राग लेते हैं, आलाप लेते हैं। तो हम लोग भी यही सोचते थे मन में कि ये क्या है यार, ये क्या डिफरेंट मुंह बनाए जा रहे हैं, बहुत देर तक कर रहे हैं। लेकिन फाइनली ये एक्सपीरियंस मेरा तब मतलब डिफरेंट हो गया जब वहाँ पे गायकवाड़ महल है, जो ये विलास निवास है महाराजा विलास जी का बड़ौदा में, वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से आपको पता है हरि प्रसाद चौरसिया जी का हुआ प्रेजेंटेशन, डागर बंधुओं का हुआ, ठीक, और उसके बाद आपका इनका हुआ था जो जाकिर हुसैन जी हैं तबला के लिए, और रविशंकर जी। मतलब आई एम वेरी लकी कि मैंने मतलब लाइवली उनको देखा, और स्टार्ट होता था वो 11 बजे से। महाराजा रंजीत सिंह गायकवाड़ जो थे खुद स्वयं, वो उनको बहुत ज़्यादा शौक था फाइन आर्ट का, तो म्यूज़ियम मैंने बताया उनके महल में ही है ये, तो उन्होंने हमारी फैकल्टी में आकर के कई चीज़ें सीखी। और पता है आपको, उन्होंने, हमारा एक फ्रेंड था, बैचमेट था असम से, उससे लिथोग्राफी सीखी। आपको लिथोग्राफी पता होगी अगर, तो लिथोग्राफी उससे सीखी। और एचिंग मेरी बहुत अच्छी है, मतलब अपने मुंह से कह रही हूँ, तो बड़ौदा में एचिंग उन्होंने मुझसे सीखी। और हुआ क्या कि इंट्रैक्शन हो गया उनके साथ हम लोगों का। तो उन्होंने जब ये ऑर्गेनाइज़ कराया तो बाकायदा उन्होंने हम स्टूडेंट्स को VIP पासेस दिए थे। वो प्रोग्राम शुरू होता था रात में 12 बजे और 4 बजे सुबह तक चलता था। और वो टाइम है सुनील, मैं आपको बताऊं, मेरा क्लासिकल सिंगिंग म्यूज़िक के लिए दृष्टिकोण ही बदल गया। वो आलाप जो वो लेते हैं, वो आप जब बैठें, डागर बंधु जिस समय आलाप लेके शुरुआत करते, मैं आज भी बता रही हूँ, मेरे बाल खड़े हैं, मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आज भी मैं याद करती हूँ कि बिल्कुल रात के सन्नाटे में शुरुआत हुई आलाप से, डागर बंधुओं की जिस समय, और शिव वंदना करते हैं, दे आर मुस्लिम्स। आप अगर देखें वो भोपाल से मुस्लिम समुदाय के हैं, जो हम लोग कहते हैं ना डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है कि वो भगवान उनके और ये अल्लाह इनके और ये वो ऐसा नहीं है। क्लासिकल में दे आर प्योर मुस्लिम, उसमें समुदाय के हैं दोनों डागर बंधुस, जो अब तो नहीं रहे वो लोग जिन्होंने प्रेजेंट किया था। और मतलब उन्होंने जब आलाप ली है और शिव वंदना गाते हैं, वो शिव वंदना अगर आप प्रत्यक्ष सुन रहे हैं, वीडियोस और उसमें मत जाइए, बिल्कुल आपको मजा नहीं आएगी, फ्लैट लगते हैं। वो जो उनका पैशन है, इन्वॉल्वमेंट है, जाकिर हुसैन का, उन्होंने जिस तरह से तबले में डिन 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 करके बिल्कुल बताया कि झरने की जो आवाज़, दे आर मास्टर्स, दे आर बिकॉज मास्टर, दे कैन डू इट। आप वो फील करेंगे, मतलब सिंपली टू गुड। तो वो नज़रिया तभी फ़र्क होता है। इसी तरह से पेंटिंग जब आप मास्टर्स के सामने देखते हैं,
आप आर्ट्स कॉलेज में जाइए, स्कल्पचर्स लगे हुए हैं, म्यूरल्स मतलब लगे हुए हैं, श्रीधर महापात्रा सर का है एक उसमें, और नित्यानंद महापात्रा सर का लैंडस्केप तो बहुत अच्छा था, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, उन्हीं से हम लोगों को मिला जो कुछ भी मिला थोड़ा बहुत भाई, वो तो बहुत अच्छे थे। और आर्ट्स कॉलेज में जा कर के भी आपको वो फीलिंग आएगी कि हाँ, अभी का तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि पिछले 5 सालों में हम नहीं जा पाए हैं, लेकिन एक वहाँ पे स्कल्पचर्स देख करके या जो उन्होंने एक छोटा सा पार्ट क्यूरेशन का किया हुआ है वो ज़रूर विज़िट करिए। आप प्रत्यक्ष देखते हैं, ललित कला एकेडमी चले जाइए, उनके पास संग्रह है, आप उनसे रिक्वेस्ट करके बोल सकते हैं कि हमें आप दिखाइए और आपको योगदान देंगे वो, मतलब दिखाते हैं बाकायदा। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है पुराने मास्टर्स का। तो वही चीज़ है कि म्यूज़ियम का कंट्रीब्यूशन ये है। अच्छा, अभी हमने इलाहाबाद म्यूज़ियम का बताया और आप झांसी म्यूज़ियम से तो आपके पापा ने बता ही रखा है, तो झांसी म्यूज़ियम का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी फील्ड में इन चीज़ों को दिखाने के लिए। संग्रहालय अभी बनवाया था, मतलब बना तो संग्रहालय था लेकिन उनमें जो मूर्तियों का जो डिस्प्ले करवाया, हाँ, पापा ने कहा जैन संग्रहालय मथुरा म्यूजियम में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जैन संग्रहालय हाँ 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 हाँ, वो मेरे पापा ने मूर्तियों को मतलब वहाँ पे डिस्प्ले किया था। अरे वेरी किस नाइस। तरीके से मूर्तियों को कैसे लगाना है। अच्छा, तो बहुत सारी ये जैन समुदाय से संबंधित जो मूर्तियां हैं वो इसमें भी हैं। ये लक्ष्मी निवास म्यूजियम में जो बड़ौदा का मैं बोल रही हूँ, जो राजघरा प्रॉपर्ली मिलेगा मैडम जैन। अच्छा अच्छा, मतलब वो क्या बोलते हैं मथुरा में, हाँ, और एक कैंट चौराहा है, हाँ, जहाँ मतलब कलेक्ट्रेट है, हाँ, हाँ, तो वहाँ पर ऑलरेडी बिल्कुल वही बनाया जैन संग्रहालय। अरे उसमें गुड, और किसी पीरियड्स की मूर्तियां नहीं है, केवल जैन से related। टाइम के ही हाँ। संबंधित हैं। और यहाँ पर क्या है, जैन बुद्ध एंड ये क्या बोलते हैं, जैन बुद्ध और ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मण हाँ टाइप की मूर्तियां हैं इस मथुरा म्यूजियम में। हाँ हाँ, कलेक्शन हाँ, वहीं से है ना, लेकिन वहाँ ये सिर्फ जैन से ही रिलेटेड है। अरे वेरी नाइस। हाँ, कभी आप जाएं मथुरा जाएं तो जैन म्यूजियम नहीं, हम जाएं क्या, हम आपको ही पकड़ लेंगे और क्या, बिल्कुल पकड़ लेंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों सुनील, है ना, तो बिल्कुल हमको तो बहुत अच्छा लगेगा, बल्कि क्योंकि हाँ पापा से ही बात कराएंगे। आप जब बात करेंगे ना उनसे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब सिंपल से है मेरे पास। अच्छा, और जब बात करते देखिए तो मेरा subject हो तो जाते हैं देखिए मैडम। मेरा मानना ये है कि जैसे हमको ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी कलाकार या चित्रकारों से आप मिले हैं या जो भी कलात्मक रुचि वाले लोग होते हैं, जरूरी नहीं वो करते ही हों, वो काम करते हो, नहीं, एक रुचि वाली भी बात होती है ना, तो वो ज़्यादातर सहज होते हैं। और यदि वो सहज नहीं है, कहीं आर्टिफिशियलिटी है, तो वो जो सहज व्यक्ति उसके साथ नहीं चल पाएंगे। मेरा अपना ये कहीं कहीं पर कुछ अनुभव रहा है, उसके आधार पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो जब आप रिनी धुमाल मैम से या सर से मिलते आप, तो वो आपसे जिस तरह से बात करेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि दे आर द फैकल्टी मेंबर्स, नेवर। मतलब धुमाल सर का तो हम आपको कंट्रीब्यूशन अपने लाइफ का ये बता सकते हैं कि मतलब सर तो आपसे मिले नहीं कि सर एकदम बिल्कुल कुछ ये नहीं, आप करके कुछ बात नहीं, धड़ हाँ तुम बोलो तू क्या करता है रे, मतलब उनका एक्सेंट ये रहता है। मतलब ही इज सच अ डिसेंट एंड गुड पर्सन, नॉट बाय द लैंग्वेज आप सुनेंगे तो लगेगा बहुत ही अजीब से विचित्र से प्राणी है, लेकिन बाय हार्ट ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन। हम में से जब तक वो फैकल्टी में रहे, ही वॉज डीन आफ्टर माई मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, वो बाद में डीन बने प्रमोट होकर के। आप इमेजिन कर सकते हैं एज ए HOD प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट में यदि कोई स्टूडेंट, वहाँ पे मलेरिया बहुत होता है बड़ौदा में, बहुत, हर बच्चे को एक ना एक बार 2 साल में होता ही होता है, ठीक, तो वो मलेरिया किसी बच्चे को, लड़के को या लड़की को, स्टूडेंट को हो गया तो धुमाल सर मतलब उसको एज ए अपना बच्चा उसको फील करना है। मुझे हुआ तो लिटरली मेरे लिए घर का खाना आता था, सूप आता था, मुझे दोपहर में ले जाया जाता था, सूप और जूस पिलाया जाता था। उनकी बेटी राधी उस समय छोटी थी, शी वॉज इन क्लास 4-5 में थी, अब तो बड़ी हो गई। तो मतलब व्हाट आई फील कि हम लोग आज भी उनको इसीलिए तो याद कर रहे हैं क्योंकि इतनी सहजता से अगर वो एज ए टीचर हमारे साथ रहते तो शायद हमारा एक डिस्टेंस होता। परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक चीज़ का बहुत मैंने योगदान देखा है कि जो अच्छा गुरु होगा वो सहज होगा,
क्योंकि जब सहज है तभी आप उससे ज़्यादा ले पाएंगे। वो अकड़ में रहेगा, वो अपने आप में सेल्फ केंद्रित रहेगा, सेल्फ सेंटर्ड रहेगा, तो वो दूसरे को सिखा नहीं पाएगा। सहज व्यक्ति जो होगा उसको ये भय नहीं होगा कि सब मुझसे छीन के ले जाओगे। वो तो जानता है कि तुम मुझसे सीख तो लोगे, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो अपना हुनर है वो मेरा है ना। आपकी एक छाप आपके काम में आएगी, मेरी अपनी छाप मेरे काम में आएगी। तो शायद मुझे आज भी ये है कि स्टूडेंट्स एसोसिएटेड एक बहुत जो फ्लोटिंग टाइप का जिसका होता है, सहज होते हैं, उससे आप एसोसिएट करते हैं, बहुत कुछ ले पाते हैं। नहीं तो सेल्फ केंद्रित वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है भाई, स्टूडेंट थोड़ा आधा तो टाइम उनका डर में ही निकल जाता है कि पता नहीं कब डांट पड़ जाए या ना बताएं भाई, है ना। हम लोग तो बड़े आराम से और बड़े ही सहजता से लर्निंग भी की। प्रिंट मेकिंग में तो आपको पता है कितनी टेक्निकलिटीज़ हैं, बहुत टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड हैं। और सर के साथ ऐसा होता था कि मतलब वो हमारे बड़े हॉल थे बड़ौदा में, मशीन पे हम लोग काम कर रहे हैं या ग्राइंडिंग कर रहे हैं स्टोन की, वो इधर से निकले और एकदम से उन्होंने क्वेश्चन दाग दिया, एकदम से क्वेश्चन दागा है क्या ये कर रहे हो, चक्की चला रहे हो। मतलब हिज टीचिंग स्टाइल इज डिफरेंट। कोई तीसरा आदमी सुनेगा तो कहेगा अरे यार ये कैसे यहाँ की फैकल्टी के एचओडी कैसे बन गए, बताओ ये ग्राइंडिंग को कह रहे हैं चक्की चलाना। बट देन यू हैव टू रिप्लाई बैक, दिस वाज हिज स्टाइल कि ही इज अ टीचर हु टेक्स आउट फ्रॉम द स्टूडेंट फर्स्ट। ठीक, अगर आपने कुछ गलत बोला तो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दिस इज अ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। अब मैं आपको पूरा ऐसे बताती जाऊँ, वॉमिट करती जाऊँ एक बुक की नॉलेज में, तो मुझे लगता है ये यूजलेस है, क्योंकि वो तो बुक्स में भी अवेलेबल है और आपके उसमें इंटरनेट्स पे भी अवेलेबल है। पर उस चीज़ को सहजतापूर्वक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ। ये पीएचडी क्लासेस मैं जिसको मान के चलती हूँ, इसमें आपको अध्ययन नहीं कराना है, मुझे एक आपको सिंप्लीफाइड इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको बताना है या उसको क्लियर करने हैं, ठीक है ना। बाकी तो आपको सब कुछ मिल ही रहा है, इज़न्ट इट। तो ये है, और बाकी अभी आज हम यहीं पे रोक देते हैं, जिससे कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे और भी म्यूज़ियम्स के बारे में, गैलरीज़ के बारे में भी मैं नेक्स्ट मंडे हम लोग यहीं पे इकट्ठे होकर के फिर से। तब तक मेरा एक प्रोजेक्ट जैसा या कह लीजिए एक छोटा सा है कि आप लोग कोशिश ये करिएगा कि कुछ गैलरीज़ का नेट के थ्रू अगर उसको विज़िट कर पाए, नेट के थ्रू आप जाके तो नहीं कर पाएंगे, कुछ एक इंडियन गैलरीज़ का, हाँ, क्योंकि मुझे हमेशा ये है कि मेरा लेक्चर ऐसा होना चाहिए कि आप भी कुछ अपना योगदान दें। जैसे इन्होंने मथुरा म्यूज़ियम के बारे में बताया, तो है ना, हाँ बिल्कुल, आप कुछ भी बिल्कुल आप जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे, आप अपना कुछ कंट्रीब्यूशन बताइए, सुनील अपना बताएंगे, तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा। बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, राइट, राइट, डन, हाँ, वो आपने देखा है, तो हमको हाँ, ये एक अच्छा शायद हम लोगों के लिए रहेगा। और मैंने पर्सनली जैसे लक्ष्मी निवास म्यूज़ियम देखा बड़ौदा में, ऑब्वियसली पढ़ते थे तो वहाँ जा कर के देखा, कई चीज़ें देखी। बड़ौदा ने मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, मतलब एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ पूरी पर्सनैलिटी में, इसके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बड़ौदा का। मतलब एक महीने के लिए हमारा स्टडी टूर गया था साउथ में, तो मैंने साउथ के उन मंदिरों को जो उल्लेखित हैं आपकी किताबों में, उनके स्कल्पचर्स को देखा। और जब हम बुक्स को पढ़ते हैं, सुनील आप भी पढ़ते होंगे कि कई मंदिरों के स्कल्पचर्स ऐसे हैं कि जिनको अगर बड़ी लंबी सी डंडी या बांस की स्टिक से हिलाया जाए तो उनकी पायलें या कड़े घूम रहे हैं या उनके गले के हाल घूम रहे हैं। सुनील, मैंने वो प्रत्यक्ष देखा है, वो घूमते हैं। ये पढ़ना और उसको सामने देखना बहुत बड़ी बात है, आपको विस्मित कर देता है, विस्मित कर देता है। वहाँ की कार्विंग, वहाँ के ऐसे ही उड़ीसा की कार्विंग आप देखिए, मतलब वाकई में वो डेडिकेटेड
स्कल्प्टर्स थे, पुश्तैनी काम जिनका चल रहा है, वो क्राफ्टमैन नाम हमने दे दिया, लेकिन वो बेसिकली मास्टर्स थे। बहुत अच्छा उनका हाथ था भाई। मतलब साउथ के मंदिरों में तो आप समझ लीजिए जो हमारे साथ में थे वहाँ के, अभी भी बड़ौदा फैकल्टी में जो हैं रिटायर्ड हो गए, इसी बार रिटायर्ड हुए हैं जुलाई में, विजय बागोड़ी थे, तो वो उस समय एडॉक पे थे हमारे। हमने MFA एडमिशन लिया और विजय का एडॉक पे अपॉइंटमेंट हुआ, तो हम लोग उनको विजय विजय बोलते हैं, विजय या बागोड़ी बागोड़ी बोलते हैं। तो बाकायदा वो बाद में कंफर्मेशन हुआ और डीन बने, अभी रिटायर्ड हुए। हाँ, तो वो साउथ से थे, कर्नाटक से। उन्होंने ही स्टडी टूर प्लान कराया था, सर ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, और विजय ने वाकई बहुत अच्छा ट्रिप बनाया 1 महीने के लिए। जितने साउथ के मंदिर हम लोगों को टूर कराए गए, उसमें हम्पी, आपको पता है जिस समय हम हम्पी गए वहाँ पर हमें जाके पता चला आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ ये जो इंडिया का है पूरा डिपार्टमेंट, वो वहाँ पे सेंटर बना करके खुदाई का काम चल रहा था। और यकीन मानिए कि उस समय जो उस खुदाई का प्रमुख था वो फॉरेन कंट्री से अपॉइंटेड था। उस व्यक्ति ने, उसको हिंदी नहीं आती थी और वो इंग्लिश बोलता था और संस्कृत बोलता था। हम्पी के जो मंदिर मिले खुदाई में, वो कहा जाता है शायद गजनी ने जब आक्रमण किया था, मोहम्मद गजनी ने, तो इनमें बहुत ज़्यादा गोल्ड था, पूरे पूरे मिट्टियों से ढक दिए गए थे, टीले बना दिए गए थे। तो वो संपत्ति कई मंदिरों की बच गई, नहीं तो वो पूरा लूट ले जाते। तो वो खुदाई की जा रही थी। तो आप सोचो पूरे मंदिर के आउटर स्कर्ट्स में जो वो हैं स्कल्पचर्स, आपको पता है वहाँ पर बाकायदा उस जो ये था मेन प्रमुख था, उसने संस्कृत में वो पूरा नरेट किया उन स्कल्पचर्स को। एंड उस समय ये धुमाल सर का सेंटेंस था कि इट इज़ अ शेमफुल थिंग दैट हम अपने इंडिया की चीज़ों को नरेट नहीं कर पाते हैं संस्कृत में, बट अ फॉरेन पर्सन इज नरेटिंग इट इन संस्कृत। पूरा उन्होंने पूरा उसमें किस तरह से ये हुआ था, सीता हरण हुआ था, वो पूरा डिस्क्रिप्शन उन स्कल्पचर्स में है। बहुत खूबसूरत। हम्पी आप कभी जाइएगा, वहाँ के मंदिर बहुत सुंदर हैं। और ऐसे कई एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब बहुत सारे। तो आनंद आया। और आज भी वो स्कल्पचर्स के लिए, अब जब हम पढ़ते हैं बुक्स में कि इतनी सुंदर कार्विंग है, बैंगल्स घूम जाते हैं या गले के नेकलेस घूम जाते हैं घुमाने से, तो लगता है हाँ ये सही लिखा गया है। अदरवाइज कई बार आप ये सोचते हैं ना कि जो जिसने लिखा है राइटर ने, वो शायद एलोब्रेट कर रहा है चीज़ों को, पर नहीं। ये अच्छा, मंदिरों में वो स्कल्पचर्स हैं तो वो तोड़ करके म्यूजियम में नहीं आ सकते, तो म्यूजियम यहाँ पे लैक करता है कई चीज़ों को, कि जिनको कि आपको ये साउथ के मंदिरों में देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पे अभी मुझे मतलब ये एक बहुत बड़ा योगदान कानपुर के उसमें भी रहा कि प्रेम कुमारी दीदी ने भीतर गांव की स्टडी की, और जेन्युइनली स्टडी की है। उनसे जब मेरा बातचीत हुआ तो उन्होंने बताया कि कैसे पूरे पूरे मिट्टी के मंदिर हैं ये जो भीतर गांव के, उनमें पेंटिंग्स हैं, ब्रिटिश टाइम के पोर्ट्रेट्स हैं वो, और वो कई अभी भी अच्छी कंडीशंस में हैं, बता रही थी वो अंदर जाके उन्होंने डॉक्यूमेंट किया। शायद उनकी बुक भी पब्लिश हो जाएगी, अभी रिसेंटली जो मेरी बात हुई, तो उसके लिए प्रयास कर रही हैं वो। तो ऐसा ही रिसर्च वर्क मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन को करना चाहिए। क्यों होने लगा इतना टफ प्रोसेस PhD का, ये भी एक रीज़न है। आप सभी को पता होगा 4 जगह की बुकों के मसाले को लेकर के पाइल अप कर दिया गया। सुपरवाइज़र भी हाँ यहाँ से तोड़ लो, वहाँ से कॉपी कर लो, और हो करके हो जाती थी PhD। तो शायद ये लैकनेस हुई। जुनियन जो रिसर्च है उसका टॉपिक एक बढ़िया और फील्ड वर्क प्लस सर्वे करना, वहाँ प्रेजेंट होकर के, जैसे आप इंडिविजुअल आर्टिस्ट लेते हैं, इंडिविजुअल आर्टिस्ट से इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप जब तक इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो क्या मज़ा आएगा, बताइए आप हमको। तो ये सब चीज़ों का एक कंट्रीब्यूशन होता है, म्यूज़ियम्स का भी होता है। अगर कोई कलाकार नहीं रह गया, उसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए कई जो जानकार लोग उनके साथ परिचय में थे, उनसे आप कांटेक्ट करते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी या क्या सोच थी उनकी उस आर्टिस्ट की, मिल जाता है ऐसा कई बार, है ना। तो ये है। और आगे के क्लासेस में हम लोग आगे के म्यूज़ियम लेके चलते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी अपनी उससे प्रेजेंट करिए। हाँ,
अच्छा लगा मैम। अरे थैंक यू।